हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलीजन के वेरियस अप्रोचेस क्या हैं स्टडी करने के। स्ट्रक्चरलिज्म को, फंक्शनलिज्म को हमने डिस्कस किया। साइकोलॉजिकल अप्रोच को हमने डिस्कस किया, सिंबॉलिक अप्रोच को डिस्कस किया, है ना। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को हमने डिस्कस किया, फंक्शनलिज्म को हमने डिस्कस किया, है ना। आर मैरेट के व्यूज़, डरकीम के व्यूज़, देन बी टाइलर की व्यू, जिन्होंने प्रिमिटिव कल्चर बुक लिखी थी, उन्होंने क्या कहा रिलीजन के बारे में। ओके, तो आज हम नए टॉपिक के साथ, इसी के साथ हम आगे क्या था उसको हम पढ़ेंगे। आगे है मिथ्स और रिचुअल, फॉर्म्स ऑफ रिलीजन एंड इन ट्राइबल एंड पीसेंट सोसाइटी, रिलीजन, मैजिक एंड साइंस डिस्टिंग्विश्ड। Magico religion functionaries: priest, shaman, medicine man, sorcerer, and witchcraft. Now let us discuss myth. Myths. Levi Strauss, he was structuralist, and he defines that myths is a language. myths के जरिए हम क्या करते हैं, हम अपने पैटर्न को, दिमाग के पैटर्न को, लॉजिकल पैटर्न को हम लैंग्वेज में, थॉट्स को हम लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये कहा लेवी स्ट्रॉस ने कि मिथ्स क्या है, जो है एक बेसिकली लैंग्वेज है। ओके, तो अब मिथ्स को हम क्या बोल सकते हैं। मिथ्स बेसिकली है क्या, ये हमारी इमेजिनेशन है, हमारे दिमाग के अंदर जो लॉजिकल पैटर्न है उसका आउटकम है, जो हमारी जो दिमाग की इमेजिनेशन है उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट है मिथ्स। ओके, और ये क्या होता है, स्टोरीज की फॉर्म ले लेता है। ओके, अब मिथ्स के बारे में हम क्या बोलते हैं, इसका कोई ऑथर ऐसा होता नहीं है कि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि वन वर्जन, मिथ्स के डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं। हो सकता है एक वर्जन कुछ कह रहा हो, दूसरा वर्जन कुछ कह रहा हो। ओके, तो मिथ्स जो है वो उसको लिखा जाता है ना, वो लैंग्वेज है बेसिकली। उसको रिटन किया जाता है किस फॉर्म में, लिंग्विस्टिक फॉर्म में, लिटरेरी फॉर्म में उसको लिखा जाता है। ओके, देन पर्पस क्या है मिथ्स का, मिथ्स का काम क्या है। जब हमने डिस्कस किया था मिथ्स का, लेवी स्ट्रॉस के मिथ्स को, तो इन्होंने कहा था कि मिथ्स बेसिकली हमारी सोसाइटी को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, हमारी सोसाइटी को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। इट एक्सप्लेन्स द अनएक्सप्लेनेबल। ओके, तो मिथ्स में हमें रोल मॉडल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे कॉन्टिन्यूटी देता है, हमारे कल्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कल्चर को ये समझने में हमें हेल्प करता है ना। हम मिथ्स से हमें स्टोरीज बनाते हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, हमारे जो पैटर्न है, माइंड का पैटर्न, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मिथ्स से हमें एक गाइडलाइंस मिलती है, मिथ्स से हमें रोल मॉडल्स मिलते हैं। मिथ्स बेसिकली क्या है, एक इमेजिनेशन है, और हमें इसको लैंग्वेज के ज़रिए, हम इसको लिटरेरी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करने की, राइट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब लेट अस डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ मिथ्स। अब मिथ्स के फंक्शंस मैंने बताए आपको कि क्या क्या करता है ये, है ना। तो बेसिकली मिथ्स हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये भी हमें बताता है। ओके, ये पेडागोजिकल भी है इसका फंक्शन। अब इसका फंक्शन मेटाफिजिकल भी है। ओके, तो ये मेटाफिजिकल का मतलब हो गया कि मतलब अद्भुत कहानियाँ, है ना, वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो यूनिवर्स का वंडर्स है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है।
ये है, इसका मेटाफिजिकल फंक्शन भी है, इसका कॉस्मोलॉजिकल फंक्शन भी है, क्योंकि ये इमेज है ना यूनिवर्स की, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसलिए कॉस्मोलॉजिकल फंक्शन भी है, इसका सोशियोलॉजिकल फंक्शन भी है, इसका पेडालॉजिकल फंक्शन भी है। ओके, आप देखते हैं कि जो लेविस मिथ्स को हमने डिस्कस किया। अब मिथ्स के बाद क्या हुआ, अब लेवी स्ट्रॉस की बुक थी द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, इन्होंने बुक लिखी थी लेवी स्ट्रॉस ने, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट थे, द स्ट्रक्चर ऑफ मिथ्स, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स। ओके, तो इसमें डिस्कस किया था कि किस तरह से मिथ्स की स्टडी को अप्रोच करना चाहिए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं फोकलोर्स के ऊपर। अब फोकलोर क्या है? फोकलोर जैसे एक डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम बताते हैं फोकलोर। ओके, हमारे मैनर्स, सुपरस्टिशंस, है ना, हम कस्टम्स, इनको हम बोलते हैं फोकलोर्स। तो फोकलोर्स क्या है? हमारे मैनर्स, हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारे मैनर्स, हमारे कस्टम्स क्या है, ऑब्जर्वेंस क्या है। ओके, तो सुपरस्टिशंस हैं जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जो किसने डिफाइन किया था? विलियम जॉन्स ने डेफिनेशन दी थी फोकलोर की। ओके, तो फोकलोर क्या है? हम क्या करते हैं? हम फोक लाइफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम ओरली हम एक्सप्रेस करते हैं, हमने लेजेंड्स को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो इसके बड़े सारे हम अपने फोकलोर मीन्स ओरली हम एक्सप्रेस करते हैं अपने लेजेंड्स को, अपने फोक टेल्स को, अपने सॉन्ग्स को। ठीक है, ये सुपरस्टिशंस है, ये हमारी कस्टम्स है, ये हमारी मैनर्स है, जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ये डिफाइन किया था विलियम जॉन्स ने। ओके, अब हमारा जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो ज़्यादा एसोसिएटेड है फोकलोर से। ओके, तो फोकलोर जो है वो एक हमारा पार्ट है। ओके, तो अब फोक ट्रेडिशंस क्या था हमारा? हमारे फोक ट्रेडिशन मीन्स हम गाते थे, क्या हम हमारे जो सॉन्ग्स थे, लेजेंड्स हैं, उनको हम बड़े दिनों हम कल्चर को स्टडी कंप्लीट तरीके से स्टडी करना है, तो हमें फोक टेल्स को स्टडी करना पड़ेगा, फोक लोर्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ओके, अब देखो जो जेम्स फ्रेजर है, ईबी टाइलर है, फ्रांस बोआज है ना, इन्होंने फोकलोर की स्टडीज़ की। ईबी टाइलर हो गया, फ्रांस बोआज हो गया, जेम्स फ्रेजर हो गया। ओके, इन्होंने फोकलोर के। अब फ्रांस बोआज की बात करें तो इन्होंने फोकलोर के ज़रिए इन्होंने प्रिमिटिव ग्रुप्स को का ओरिजिन बताया और इसका बताया प्रिमिटिव ग्रुप्स जो थे, है ना। तो इसने मैजिक के जरिए, सॉन्ग डांस के जरिए, ट्रेडिशन के जरिए, है ना, तो जो अमेरिकन ट्राइब्स थी उनके जो अगर कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना था तो उनके गाने बजाने को समझा, उनके बिलीफ सिस्टम को समझा, उनके फेस्टिवल को समझा, उनके रिचुअल्स को समझा, उनके मैजिक को समझा, उनके सॉन्ग डांस को समझा, है ना। तो ये लेजेंड्स को समझा, मिथ्स को समझा। तो फ्रांस बोआज ने अमेरिकन ट्राइब्स को स्टडी किया। ठीक है, तो एस सी रॉय क्या, इनको हम क्या है ये बेसिकली जो फोकलोर की बारे में इन्होंने भी स्टडी की। ओके, इन्होंने भी फोकलोर की स्टडी की। तो एलपी विद्यार्थी ने भी फोकलोर की स्टडी की। ओके, तो फोकलोर को सब फील्ड बताया एंथ्रोपोलॉजी का। वेरियर एल्विन, ओके, इंडिपेंडेंस से पहले आए थे और ट्राइबल लाइफ से वो बड़े और एडवाइज़र बने हैं जवाहरलाल नेहरू के ट्राइबल अफेयर्स में। तो फॉक स्टडीज़ को वेरियर एल्विन ने क्या, बैगा की फॉक स्टडीज़ करी ने, है ना, बैगा की स्टडी की।
इन्होंने जो फोक टेल्स ऑफ महाकौशल, फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़, ट्राइबल मिथ्स ऑफ उड़ीसा, तो इन्होंने बैगा की स्टडी की। ये नेहरू के एडवाइजर भी रहे वैरी रैलविन। तो ये काफ़ी अट्रैक्टेड हुए इंडियन ट्राइबल सोसाइटी से, तो इन्होंने बैगास की स्टडी की। इन्होंने जो ट्राइबल मिथ्स थे उड़ीसा के, उनकी स्टडी की। इन्होंने बैगा की स्टडी की। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो फोक सॉन्ग्स हैं, फोक कस्टम्स है, छत्तीसगढ़ में स्टडी की, उड़ीसा में स्टडी की, और इन्होंने बैगा की स्टडी की वैरी रैलविन ने। तो ये मैं बता रहा हूँ कि फोक लोर में किन किन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की। अब जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने भी स्टडी की, इन्होंने E.B. टाइलर हो गया, रेडक्लिफ ब्राउन हो गया, वेरी रेलविन हो गया, L.P. विद्यार्थी हो गया, S.C. रॉय हो गया, फ्रांस बोस, इन सारे लोगों ने लेजेंड्स को स्टडी किया, हमारे फोक टेल को स्टडी किया, फोक डांस, सॉन्ग, कल्चर डांस, इन चीज़ों को स्टडी किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिचुअल्स। अब क्या होता है, रिचुअल्स को करने के लिए हम जब रिलीजियन को प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए हमें रिचुअल्स को करना पड़ता है। ओके, तो एमिली डर्कीम ने बताया कि रिचुअल्स जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है रिलीजन का। ओके, तो रिचुअल है क्या बेसिकली, जब हम बेसिकली इज ए प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, हम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, हम रिचुअल इज बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, that is called ritual, and it was described by Emily Durkheim in elementary elementary book of religious life. ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब बड़े सारे रिचुअल्स हो सकते हैं, जो एक बेसिकली एनैक्टमेंट है, एक्ट है ना, ये एक एक्ट हो सकता है। इसके लिए एक्ट ऑफ ए कल्चरल बिलीफ और ए वैल्यू, एक बिलीफ है ना, तो उसका एक्ट को हम बोलते हैं कल्चरल एक्ट को, एक्ट ऑफ बिलीफ और वैल्यू। एक्ट पैटर्न भी हो सकता है और रिपीटेटिव भी हो सकता है। सो ए रिचुअल इज ए पैटर्न एंड रिपीटेटिव एक्ट ऑफ रिचुअल्स लाइक कल्चरल बिलीफ और वैल्यू। अब रिचुअल्स में बड़े सारी चीज़ें होती हैं। रिचुअल्स में वर्शिप क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ रिचुअल्स है। हम वो करते हैं, मैजिकल करते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ रिचुअल है। हम हीलिंग करते हैं, वो भी हम एक रिचुअल है। स्टोरी टेलिंग, वो भी रिचुअल है। फायर रिचुअल है, फनरल रिचुअल है, ये बेसिकली रिचुअल्स है ना। तो किसी को जलाने जाते हैं, वो भी एक रिचुअल है। आग को जलाना, वो भी एक रिचुअल है। इमिटेशन करना, वो भी एक रिचुअल है। वर्शिप करना भी एक रिचुअल है ना। मैजिक परफॉर्म करना भी रिचुअल है। सेलिब्रेशन करना भी रिचुअल है। ट्रांसफॉर्मेशन करना भी रिचुअल है। इनिशिएशन करना है, वो भी एक रिचुअल है। ओके, तो ये आप बड़े सारे रिचुअल्स को आप देखने को मिलेंगे। तो एमिली डर्कीम का नाम भी आता है रिचुअल्स में। फोकलोर में तो हमने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम को हमने डिस्कस किया। फोकलोर हो गया, रिचुअल्स हमने डिस्कस कर दिया। ओके, अब बिलीफ और रिचुअल्स, अब बिलीफ और रिचुअल्स ये है उसमें रिलेटेड है। ओके, तो अब जैसे रिचुअल है बेसिकली ये हम क्या करते हैं, रिपीटेटिव में कोई एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, वर्ड्स, सैक्रेड वर्ड्स को बोला जाता है ना। तो बिलीफ होता है, बिलीफ का मतलब आपने क्या करना है, ये आपका बिलीफ है, आपका एक सिस्टम है नॉलेज का, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं इन राइट वे। बिलीफ इज व्हाट, बिलीफ कि आप किसी चीज को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं राइट में। इट इज द बिलीफ, इट रेफर्स टू द बिलीफ टू इंटरप्रेट इन इट इन ए राइट वे, दैट इज बिलीफ। बिलीफ इज बेसिकली a part of knowledge, system of knowledge. Okay, अब देखिए हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ रिलीजन, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है रिलीजन का। तो हम ट्राइबल सोसाइटी में किन किन तरह का रिलीजन देखने को मिलता है ना। तो हमें पीसेंट सोसाइटीज़ में किस किस तरह का रिलीजन हमें देखने को मिलता है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं
एनिमिज्म की। एनिमिज्म का मैंने बताया, एनिमिज्म होता है कि आप स्पिरिचुअल में आप बिलीव करते हो, स्पिरिट्स में आप बिलीव करते हो, उसको हम बोलते हैं एनिमिज्म। तो एनिमिज्म को एक्सप्लेन किया था ए.बी. टायलर ने, अपनी बुक लिखी थी परमिटिव कल्चर की, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि ये बिलीफ हो सकता है स्पिरिट, एनिमिज्म इज द बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ द डेड। हम डेड की आत्मा, जो मरा हुआ है, मर गया हुआ है, उसके आत्मा पे विश्वास रखते हैं, उसकी आत्मा जीवित है, उस बिलीफ को हम बोलते हैं एनिमिज्म। तो आज के टाइम में भी एनिमिज्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का। तो ये भी कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है ट्राइबल लाइफ की इंडियन सोसाइटीज़ में, इंडियन कल्चर में। बहुत सारी चीज़ें दी हैं ट्राइबल ने, है ना, नॉलेज दी है ना, आयुर्वेदा दिया है ना, मेडिसिन दिया है, देन एग्रीकल्चर की देन है, देन ये एनिमिज्म रिलीजन भी देन है, रिलीजन में भी काफ़ी इम्पैक्ट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ एनिमिज्म, है ना। तो एनिमिज्म को एक्सप्लेन किया उन्होंने, बिलीफ इन द स्पिरिट ऑफ द डेड, दिस इज कॉल्ड एनिमिज्म। ओके, तो क्या होता था कि जब वो ड्रीम करता था, वो अपने डेड को देखता था, ठीक है। तो वो ये समझा कि सोल ने और स्पिरिट ने उसको विजिट किया है, ठीक है। या फिर अपने आप को किसी दूसरे प्लेस में जगह में पाना, इसलिए कहा कि उसकी सोल जो है वो बॉडी से अलग हो गई, स्लीप के टाइम में बॉडी से अलग हो जाती है और वो दूसरी जगह में चली गई है। ओके, तो अब क्या हुआ, टाइलर ने आगे किया कि जब वो ड्रीम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, क्योंकि अब रिलीजन का कुछ ना कुछ बेस तो होगा ना, रिलीजन को अपने गोल्स को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को हील करना है, अपना ब्रिज करना है होप और रियलिटी के बीच में, है ना। तो उसके लिए वो हेलुसिनेशन को, स्लीप को, डेथ को, ड्रीम को एक्सप्लेन करने के लिए वो एनिमिज्म का सहारा लेता था। ये किसने कहा? ए.बी. टायलर ने। ओके, तो अब संथल्स जो है वो एनिमिज्म में बिलीव करते थे। संथल्स हो गए, है ना, द बिल्स हो गए, वो भी आप संथल्स और बिल्स की एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि ये बिलीव करते थे अपने डेड में, उनमें आत्मा होती है और वो आत्मा जीवित रहती है। दे बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ द डेड। उसके बाद आता है एनिमेटिज्म। एनिमेटिज्म का मैंने बताया आपको, आर मैरिट ये तो थे, उन्होंने एनिमेटिज्म को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि एक मनाइज्म, एक हर एक इंसान के बीच, लिविंग हो नॉन लिविंग बीइंग हो, एक मिस्टिकल पावर होती है इन एवरी ह्यूमन बीइंग। उसका नाम दे दिया गया मना। तो ये रूडिमेंट्री फॉर्म था रिलीजन का, ठीक है। तो हमने देखा, तो अब बात करते हैं हो पीपल। हो पीपल जो है भोंगा, तो इनमें ये कहा जाता है कि एनिमेटिज्म क्या है, जो हो पीपल है ना, तो इन्होंने कहा कि हमें अपीज करना है, जो हम पावर होती है हर मटेरियल में और नॉन लिविंग मटेरियल में, हमने उनको खुश करना है, अपीज करना है, उसको अपीज करना है अपने रिचुअल्स के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, बिलीव्स के साथ, रिचुअल्स के साथ। ओके, तो उनका फेथ है। आप देखो, हो पीपल जो है वो प्रैक्टिस करते थे, एनिमेटिज्म प्रैक्टिस करते थे। ओके, और आर मैरिट ने इसको एक्सप्लेन किया। और एक और ट्राइब है शिंटो। तो मॉडर्न जापान में ये इसको शिंटो को प्रैक्टिस किया जाता है। ये फॉर्म ऑफ एनिमेटिज्म है, जो कि हाइपर मॉडर्न जापान में शिंटो जो है एनिमिस्ट रिलीजन बिलीफ को, एनिमेटिज्म रिलीजन बिलीफ को वो फॉलो करता है, वो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो अब जो बिहार के जो बिरहोर ट्राइब्स हैं, वो क्या करते हैं, पत्थरों को और फैदर्स को करते हैं, उनमें मैजिकल पावर्स होती हैं, है ना। तो उसको पत्थरों को वो बोलते हैं कि ये बच्चे हैं ज़मीन के, अर्थ, हमारी अर्थ मदर अर्थ के ये स्टोन्स जो हैं, ये चिल्ड्रन है। ये कौन बिलीव करते हैं?
बिहार के ट्राइब्स, बिरहोर ट्राइब्स बिलीव करते हैं। और हो ट्राइब्स जो है ये बिलीव करते हैं कि एनिमेटिज्म जैसी कोई चीज़ होती है। और शिंटो जो कि एक जापान का है वो भी इसमें बिलीव करते हैं। तो हमने एनिमेटिज्म देखा, ओके, हमने देखा किस तरह से एनिमिज्म को एक्सप्लेन किया, एनिमेटिज्म को एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने बात की फैटिसिज्म। अब फैटिसिज्म क्या है? तो बोंडोस ट्राइब, इसमें क्या होता है कि हम राजपूत स्वॉर्ड को हम क्या करते हैं, वो बनियन ट्री के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, और प्रेयर करते हैं उनकी तलवारों की। तो वो बोलते हैं कि उनमें स्पिरिट आ जाएगा, राजपूतों का स्पिरिट आ जाएगा। कौन सा है? बोंडो ट्राइब है, BONDO। बोंडो ट्राइब जो है वो तलवार की पूजा करती हैं और वो समझते हैं कि उनमें क्षत्रिय के गुण आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फैटिसिज्म। इसमें क्या होता है, स्किलफुली आप एक ऑब्जेक्ट बना देते जाते हैं और आप बिलीव करते हैं कि इसके अंदर कुछ पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर है। उसके बाद आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म दिया था, ये एक जर्मन के स्कॉलर थे और इंडोलॉजिस्ट भी थे, मैक्स मूलर। इन्होंने कहा था कि नेचुरलिज्म की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव मैन जो था वो बड़ा इंस्पायर हुआ नेचुरलिज्म से, है ना। तो उसका ये जानने की बड़ी, ही वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट कासेस बिहाइंड नेचुरल कैलेमिटीज, कैटास्ट्रॉफ्स। उसको रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए नेचुरलिज्म का उपयोग हुआ। मैक्स मुलर ने बताया कि नेचुरलिज्म के जरिए वी कैन एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द काज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड कैटास्ट्रॉफ्स। ओके, फॉर एग्जांपल मुंडास। व्हाट मुंडास डू? When they need rain, they go high up in the mountains and they throw down stones of sizes and shapes so that the sounds of stones would resemble the thunder sound, and we believe that rain would fall. Yeah, Munda believe in this naturalism, and Ho tribes also believe okay, the sky some burn faggots। तो वो क्या करते थे, जलाते थे। तो वो बोलते थे कि ये धुआं होएगा तो वो क्लाउड्स की शेप लेगा और बारिश होएगी, क्योंकि वो मानना था कि बारिश होती थी, उनको क्लाउड्स दिखते थे, उसके बाद बारिश होती थी। तो वो कहते थे कि हम क्लाउड्स बनाएंगे। उसके लिए वो आग जलाते थे, धुआं से वो क्लाउड्स बनाते थे और वो बिलीव करते थे कि इससे क्या होगा, बारिश होगी। तो ये चीज़ें जो है नेचुरलिज्म में आती हैं। तो जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर ने एक्सप्लेन किया, तो कि मैक्स मुलर को जो है वो एक्सप्लेन किया कि रीजन्स आर व्हाट बिहाइंड this natural calamities. What do Ho tribe do? They burn faggots and they felt that faggots would take the shape of clouds and clouds will bring rain for them. And Munda, what they do? Munda people, they climb the mountain and from top of the mountain they threw stones and it create sound resembling to thunder sound, and Munda people believe that rain would come. That is called naturalism. Okay. So we have, so far we have discussed animatism, faticism, naturalism. Then another is totemism. So totemism was first formulated by John McLennan. So totemism was explained by John McLennan, and he wrote an article, The Worship of Animals and Plants. So he introduced the concept totem in his article, The Worship of Animals and Plants, John McLennan. Okay. Now what is
Totemism. Totemism means it is derived from Ojibwa tribe. Ojibwa. It is derived from Ojibwa word. It means one's brother sister kin. One's brother sister kin. उसको totem is like their kin. Then what is totem? Totem worship ancestors are totem. Souls are totem. So belief in ancestors and soul is a form of totemism. Okay. People also worship living and non-living things as their ancestors. So worship of all these living and non-living things is a primitive form of religion. In most society, they respect totem and never kill, harm and abuse it. So we, in modern Hindu society, we worship people tree. So it is a totem for us. We will never harm it, we kill it, or we will also never abuse it. So worshipping living and no living thing is the primitive form of religion. So it is primitive form of religion is still existent in India, in today's society, like people worship, like cow worship, like worship of sun. Okay, it is also like Greek, Roman Empire. People used to worship sun god, nature god. So this was all about totemism. Emily Durkheim studied Australian Aborigines, and Australian Aborigines have many bands, and each band has different totem. Okay, so it is characterized by Australian Aborigines, and it is also characterized by Ho, Munda, and Santal. Okay. So marriage cannot take place between male and female of the same totem because they are thought that they have blood relationship. Okay. So they called some kind of totemism. Okay. Herbert Risley also claimed that totemism exists in some tribal societies like Ho, Mundas, and in Aborigine tribes of Australia, it is also exist totem. Okay. Then comes religion, magic, and science. So let us discuss. No, give us a few more minutes to totemism. We discuss how totemism is practiced in India. For example, among Todas, buffalo is considered totem. Okay. So totemism is an integral part of Indian tribe, Kamar tribe. So this Kamar tribe have many totem groups. Okay. Wag Sori, tiger, Nag Sori, snake. They have different totemic groups like Wag Sori, tiger, Nag Sori, snake, and then Toda.
They are the totems of buffaloes are the totems for Toda. Then comes religion, magic, and science. Distinguished between religion, magic, and science. So it was the question came in previous years. What is magic? Now, James Fraser, in his book, The Golden Bough, he had done analysis of magic and religion. Okay. So the development of human civilization, it corresponds to, it goes through magic, religion, and science. So Fraser, what is Fraser? We try to control natural happenings with the help of magic, and gradually came to religion, and religion we try to control natural happenings, and science to control natural happenings. So he talked about two types of magic, that is homeopathic magic and contagious magic. James Fraser said homeopathic magic believes on the principles of law of similarity, means like produces like. Kant believes that for rain human sacrifices are essential, as the tear roll from the sufferer's eye, as the tear came down from the eyes of the dead, and the blood when it comes out of wounds, the rain will also come in a similar way. So the Kant believe in the homeopathic magic, that is law of similarity, that is like produces like. So just like human sacrifice brings rain, when eye drops, when tears came out of the sufferer's eye and blood comes out of his wounds. Okay. So they do effigy burning. So effigy burning, so they say that the pain of the effigy is believed to be the pain of the needed person concerned. So they burn effigy so that rain would come. Now what is contagious magic? So contagious magic is based on the law of contact. So law of contact means if something is directly associated with a person, so it becomes a part of it, and that should not be visited by any other, or it may cause harm to the litter. Okay. For example, contagious message, it is associated with nails, hair, utensils, clothes, personal effects. It means law of contact. Once in a contact, always a contact. Okay. Primitive people, what they used to do, they give all the belongings of the person along with the dead body. Okay. So they throw away the belongings of the dead person because it is based on law of contact. So in order to if it is visited by, used by somebody else, it can cause harm to the dead. Now what is Fraser? So Fraser, I talked about Fraser, two types of magic. Okay. Now let us discuss magical practices of Trobriand Islanders. So Malinowski, he discussed magical practices, discussed rituals studied of Trobriand Islanders, and he describes it in his book Argonauts of the Western Pacific. So Malinowski wrote a book Argonauts of the Western Pacific, and he describes about rituals, he describes about magic, how people are doing magic in Trobriand Islanders of Melanesia.
Okay. So they adopted because they do fishing, so many times they got dead in drowned in the oceans in search of fishing. So in order to get provide treatment to the natural calamities, to get away from the natural calamities, unexpected storms and winds. So what they do, they buried, yeah, they adopted some sort of magical practices so that they can be saved from the natural calamities like thunderstorms, like rains. So they grow a variety of crops. Okay. So different anthropologists have described anthropologists in a different way. So in Kerala, we know magical practices are adopted to prevent some side of disease, like effigies were erected to prevent evil eyes and evil tongue. So there are some kind of like tying of magical thread, magical amulet. We tie thread with give amulet. So these uh, practices are a part of magical practices. Tying magical thread or tying amulet, or these are not magical practices. Or we see Trobarian islanders, they resort to magical acts. They try to do, for example, they uh, contagious than homeopathic. They do some kind of homeopathic magic. Love similarity. Horn believes in homeopathic, contagious. Then Fraser, then Malinowski studied the belief, the rituals of. Okay. So when rational techniques are insufficient, so magical practices of Trobarian islanders. He described, he witnessed there is neither their considerable knowledge of the crops can protect their crops from the dangers of, can save them from the dangers of unexpected winds. Natural storms से बचना होता था, calamities से protect करना होता अपने आप को. That is this is this. Then comes magic. And we tie magical thread around mist, magical thread, magical amulet. So all these are magical practices. So certain food, sugar, chili, lemon, turmeric, water are used with magical spells for curing disease. So when magical spells are performed, so these items are used like chilies, like lemon, like water, like turmeric, certain food. So during magical spells, they are used to perform magic and in order to cure disease. So Raymond Firth has described there are three elements of magic. First is practitioner. And who practices magic? He or she can be a priest, he can be a shaman, he can be a specialist, he can be a magician. And second one is practical aim. So what is the objective of performing
Objective. What is the objective? So objective can be protecting, such as to protecting from the animals attack, protecting from the thunderstorms, protecting from the illness. Okay, so this is called protective medicine. Okay, so objective can be productive, for example, to carry out successful hunting, abundant rain, love making. It can be destructive, it can be productive, it can be protective, productive and destructive. It means to cause harm to enemies, to cause loss to crops to others, to harm others, is called a descriptive magazine. So what is the practical aim? Then comes magical formula. Magical formula is how aspects, there are certain aspects of magicals. So these are known as the instrument. There are things which are known as instrument of medicine. The things done, what is being done, which there are certain spells, there are certain rites that are performed in magical formula. So there are three important, there are series of words, there are series of sentences, there are series of phrases that are uttered. Okay, so magician do some side of spell, he do some side of speaking, so he do some side of it has certain aims can be protective, it can be productive aims, or it can be destructive aim. Then comes magical formula. Magical formula, who said? Raymond Furr. Raymond Furr said magical formula is third element of religion. So what is there in magical formula? There are magical spells, there are magical spells, there are recitation of words, repetition of words, there are rites that are performed in magical formula. Then magic is of two types, white magic and black magic. White magic can be productive and black magic can be destructive. So there are two types of magic. So black magic is something antisocial, it is malicious, it is done to destroy another group, to destroy animal, to destroy community, to destroy cattle, property, to do good to human, animal, crop, community, property. It's called white magic. Okay. So this was something about magic. So what is, let us discuss what is the difference between religion and magic. Then we will discuss difference between religion and science. Then we will discuss science and magic. We will discuss all these things. Then we will perform various topic magico-religious functionaries, and this would be the last topic of religion. So what is all you have studied about religion? What is religion? Religion is doing some, performing some rituals to bring good, to remove suffering. That is called religion. And magic is also to do positive things as well as negative things. And religion is, magic is done in a secret manner, whereas religion is always public. And in magician they are not given that much respect, but in religion priests are very much, they are command huge respect. Magic is good, done for good and bad purpose. So religion always aims for only good things. So what is religion? Religion bows before supernatural forces.
but magic tries to control the supernatural forces to one's favor. That is the difference. So it is, religion is basically public, magic is individualistic. Religion is carried out by, uh, it is public, magic is individualistic, and it is secret. It is public and it is secret, and magic, good or bad things are done through magic, and in religion both good as well as bad things. Only good is done in religion. And what are religion difference is how religion is different from science. Now what is religion? Religion, I talked about, science is open thought, whereas religion is something closed system of belief. Okay, the science is profane. The domain of religion is sacred. I told you Emily Durkheim, which is Emily Durkheim, French sociologist, elementary forms of religious life. He describes about the sacred and profane. So science is talks about profane, whereas religion talks about sacred. So science, you can question the science, because scientific experiments, they are put to questions again and again. They are subjected to testing. What you can't ask questions in religion, they are not open to testing. Now what is the difference between, I have discussed about science and magic. Let us now discuss what is science and magic. So magic is, it is a primitive science, or it is a bastard sister of science. Tyler, what Tyler says, magic is bastard sister of science. Science is based on reason. Magic is not guided by reason. We can justify experimentally validated the science, but magic cannot be experimentally verified. It cannot be justified. So science is based on, magic is based on belief and magical spells. Science is based on experiments. Magic is based on supernatural forces. So science basically strives to study the concepts of supernatural forces. It is based on supernatural forces. So this is the difference. Means I have given lot of difference, lot of points. So question comes of 10 marker questions, or when examiner asks you 15 marker questions, so you can easily explain what is the difference between religion and magic. Then comes religion and science, then you can explain magic and science. I have explained with you all the three topics. हम आगे पढ़ते हैं, टैबू किसको बोलते हैं। टैबू बेसिकली एक पोलिनेशियन वोकैबुलरी है, जिसका मतलब होता है, अब टैबू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए किसी को मना करना, फॉरबिडन करना, दैट इज कॉल्ड टैबू। तो टैबू जो है, तो कुछ बिहेवियर जो है वो फॉरबिडन होते हैं ताकि सोशल ऑर्डर जो है वो बना रहे। क्यों टैबू की ज़रूरत क्या है? क्योंकि टैबू होगा
तो किसी चीज़ के लिए उनको मना करिए, कुछ काम करने के लिए उनको मना करा होगा, या फिर कुछ उनको ऐसे गाइडलाइंस उनके लिए होंगी, तो जिनको उनको अपने फैमिली लाइफ में अभी करना होगा। इसका मतलब होता है फॉरबिड करना, मना करना। ओके, तो ताकि आपको कुछ ऐसा बिहेवियर, तरह का बिहेवियर जो है वो, कुछ बिहेवियर जो है वो फॉरबिडन होते हैं। ओके, एक किस्म का एक वर्बल लॉस की तरह काम करता है। एक होता है प्रोटेक्टिव टैबू। तो ये अब पर्टिकुलर एनिमल की जो है वो टैबू होता है, उसको मारना नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव टैबू। फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो ट्राइबल का चीफ होता है ना, तो अब कहा जाता है कि आपको लोगों से, बूढ़े लोगों से, बच्चों से आपको डिस्टेंस बना के रखना है, ताकि उनको जो है वो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ट्राइबल चीफ के लिए एक टैबू होता है कि कोई उसके नज़दीक में कोई नहीं आ सकता, उसको टच कोई नहीं कर सकता, ताकि उसको हम हार्म होने से बचा सकें। तो ट्राइबल चीफ को टैबू किया जाता है। उसके बाद होता है प्रोडक्टिव टैबू। प्रोडक्टिव टैबू क्या होता है कि ये इसको रिलेट करते हैं कि अब व्यूमन को जो है अलो किया जाता है, कहा जाता है कि आपने फ्लोर को टच नहीं करना है ना, क्योंकि उनके पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है ना, वो मैन में होती हैं। तो इस तरह से प्रोडक्शन टैबूस जो हैं वो करे जाते हैं। तो परफेक्शन, तो होता क्या है, क्रॉप को भी टैबू किया जाता है, उसको टच नहीं करेगा जब तक उसको ऑफर ना किया जाए। जो गॉडेस होगी है कॉर्न की, उसको ऑफर किया जाता है, अपनी देवी जो कुल देवी होती है उनको चढ़ाया जाता है, ताकि जो न्यू क्रॉप हो, तभी उसको हम टैबू करते हैं। उसके बाद आता है प्रोहिबिशन टैबू। प्रोहिबिशन टैबू और प्रोटेक्टिव टैबू जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें लोगों को ईविल से बचाया जाता है, पर्टिकुलर एनिमल से बचाया जाता है, और प्लांट से बचाया जाता है, प्लांट को बचाया जाता है। कैसे? एक खरिया जो वुमन है, जो जिसकी मैरिज हुई है बाहर, वो कैटल शेड में नहीं जा सकती, अपने पेरेंट्स हाउस के कैटल शेड में नहीं जा सकती, और अदर हाउस में जा सकती, क्योंकि एनिमल्स से हम प्रोटेक्ट करने के लिए, डिसीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको बचाया जाता है। वुमेन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है एनिमल से, और एनिमल को भी प्रोटेक्शन की जाती है वुमेन से। सॉरी, तो ये खरिया टैबू जो है आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? प्रोडक्टिव टैबू भी पढ़ा हमने, प्रोटेक्टिव टैबू भी पढ़ा, और प्रोहिबिटिव टैबू भी हमने पढ़ा। तो खरिया वुमन जो है, जो अपने गांव से जिसकी बाहर शादी हुई होती है, वो अपने कैटल शेड में, पेरेंट्स के कैटल शेड में वो नहीं जा सकती। तो ये प्रोहिबिटिव टैबू है, ताकि एनिमल्स को सेफगार्ड किया जाए डिसीज से और हार्म से। उसके बाद हम बात करेंगे मैजिक और रिलेशन फंक्शनल। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस आज के इस वीडियो का। ओके, तो हम देखेंगे मैजिको रिलीजियस फंक्शनरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शमान्स की। तो अब मैजिक करते हैं, स्पेल्स करते हैं, इनके पास पावर्स होती हैं, स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं इनके पास। ओके, तो शमान्स क्या करते हैं? तो और पब्लिक स्क्रूटनी में रहते हैं, है ना, तो डेंजरस भी होते हैं। तो स्पेशल इनमें शमान्स होते हैं। तो कोरियन शमान्स होते हैं, साइबेरियन शमान्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? सोसाइटी को
वो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को वो बताते हैं, प्रिडिक्ट करके बताते हैं, और क्रॉप को हार्म होने से वो बताते हैं, और फार्म को हार्म होने से बचाते हैं, और अपने जनता के लिए वो फूड को सुनिश्चित करते हैं। हेल्थ का कोई इशू हो उसको वो ठीक करते हैं, रेनफॉल नहीं हो रही हो उसमें वो हेल्प करते हैं, ड्रॉट में हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है ना। जिसके पास स्पिरिचुअल पावर होती है, उसके पास शक्तियाँ होती हैं, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, बारिश नहीं हो रही है बारिश को लेके आता है, अगर वो हेल्थ किसी की ख़राब है उसकी हेल्थ को ठीक करता है, कहीं भी फूड की कमी है तो उन फूड की कमियों को वो दूर करता है। तो वो लोगों को वार्निंग भी करता है और अवेयर भी करता है लोगों को आने वाले डिज़ास्टर्स के बारे में। तो ये हमने बात किया शमांस का। तो शमांस के बाद हम बात करते हैं सॉर्सर्स एंड विच क्राफ्ट। सॉर्सर्स कौन से होते हैं और विचेस कौन से होती हैं? सॉर्सरर्स, सॉर्सरर जो हैं वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि हार्म करते हैं दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं जो इवान प्रिचर्ड्स ने क्या किया, स्टडी किया विच क्राफ्ट, मैजिक एंड ओरेकल अमंग द अजेंडे। अजेंडे एक सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे विच क्राफ्ट एंड ओरेकल्स, विच क्राफ्ट, ओरेकल्स एंड मैजिक अमंग द अजेंडे उन्होंने स्टडी किया। तो अब उन्होंने बताया सॉर्सरी को और विच क्राफ्ट के बारे में डिस्टिंक्शन की। तो सॉर्सरी में क्या होता है कि ये एक मैजिक करते हैं, मैजिकल प्रैक्टिस है जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम। तो इससे क्या होता है कि हम मैजिक करते हैं। लेकिन सॉर्सरी क्या है, ये उसके अंदर इनेट होती है। सॉर्सरी में वो इनेट क्वालिटीज़ होती हैं, तो और वो ऑपरेट करते हैं, तो विदाउट द नॉलेज बियर्स नॉलेज, तो वो ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर मतलब जादुई शक्ति होती है उसके अंदर। तो जो सॉर्सरर्स है ना, वो क्या करता है, उसको सीखना पड़ता है, वो जादू मंत्र तंत्र विद्या सीखते हैं, इसको बोलते हैं सॉर्सरी। विच क्राफ्ट जो है वो उसको सीखने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही उसके अंदर, खुद ही उसके अंदर इनेट उसके अंदर पावर्स होती हैं, तो जिसकी मदद से वो आगे वो कार्य करता है, ठीक है। तो सॉर्सरर, सॉर्सरर क्या है, इसमें वो मैजिकल प्रैक्टिसेस करता है, हार्म करता है उनको, ठीक है। विच क्राफ्ट में क्या होता है कि उसके अंदर इनेट पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, और उसके ज़रिए वो हार्म करता है। और उसको कहाँ, अब विचेस को इतनी इज्जत कहाँ मिलती होगी, तो लो सोशल स्टेटस होगा, लो इकोनॉमिक स्टेटस होगा उनका, है ना। तो लोस्ट विचेस का, तो बहुत सेक्सेस जो है सॉर्सरी भी करते हैं, विच क्राफ्ट भी करते हैं। बेसिकली सॉर्सरी में हम हार्म करने के लिए होती हैं। सॉर्सरी में है मैजिकल प्रैक्टिस का इस्तेमाल होता है, स्पेल्स होते हैं, राइट्स परफॉर्म की जाती हैं, और विच क्राफ्ट में हार्म किया जाता है, अंदर इनेट क्वालिटीज़ होती हैं। इवान प्रिचर्ड्स ने बुक लिखी थी, फेमस वर्क है विच क्राफ्ट, ओरेकल एंड मैजिक अमंग द अजेंडे। ओके, तो ये हमने
ओके, तो मैजिक हो गया, विच क्राफ्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, सॉर्सरर्स को मैंने एक्सप्लेन किया, है ना। तो अब किप सिकीज है केनिया में, वहाँ पे सॉर्सरी की जाती है, विच क्राफ्ट्स की जाती है। अभी उसके बाद हम बात करते हैं शमान्स की, बात हमने की। शमान के पास क्या, शमान और सोर्स विच क्राफ्ट ये मेरे को सिमिलर ही लगते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, पावर्स होती हैं शमान्स के अंदर भी। तो शमान को पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है, तो विच क्राफ्ट इसके अंदर भी इनेट पावर्स होती हैं, है ना। तो सॉर्सरर्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं स्पिरिचुअल फोर्सेस, तो मैजिकल स्पेल्स का काम करते हैं वो। तो विच, उसके बाद क्या होता है कि एजुकेशन चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का साइंटिफिक टेम्पर चाहिए। तो विच ब्रांडिंग को, बेसिकली ब्रांडिंग है ये, ग्लोरीफाई किया जाता है। इन चीज़ों से बचना है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा एजुकेशन कंपेन, साइंटिफिक टेम्पर जो इनकलकेट करना है, रैशनैलिटी इनकलकेट कर रही है। ओके, तो ग्राम पंचायत जो है वो डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकता है ना, ताकि कोई हार्म करना कोई किसी के बारे में सोचे ही ना। ओके, वुमेन का सोसाइटी में और क्या वो काम कर सकते हैं इसको छोड़ के, तो ये चीज़ों के बारे में अवेयरनेस उनको करनी है। तो प्रीस्ट क्या होते हैं, ये भी स्पेशलिस्ट होते हैं, फुल टाइम स्पेशलिस्ट होते हैं। तो हाई स्टेटस होता है इनका, तो इनका दे हैव रिलेशन विद हायर गॉड्स, और ये सोसाइटी को तो हमने डिफाइन किया कैसे विच क्राफ्ट होता है, सॉर्सरी होती है, प्रीस्ट होते हैं, वो भी सोसाइटी में ऑर्डर सेटअप करते हैं, वो रिलीजियस को प्रोपेगेट करते हैं, वो डिसीज़ को हील करते हैं, है ना। स्टेटस उनका हाई होता है, उनका एक डिफरेंट अटायर होता है, हेयर स्टाइल अलग होता है, क्लोथिंग अलग होती है ना। तो वो क्या करते हैं, डोनेशंस होती हैं उनको मिलती हैं, मंत्रा बोलते हैं, वो श्लोक बोलते हैं, है ना। तो ये सब प्रीस्ट जो है आपको श्लोकास, बाइबल, कुरान, इन सब चीज़ों का जिक्र आपको मिलता है प्रीस्ट के द्वारा। ओके, तो हमने मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरी देख ली। मैजिक और रिलीजियस फंक्शनरी, मैजिक कौन कौन से करते हैं और रिलीजियस कौन कौन से करते हैं, तो उनके बारे में हमने स्टडी किया। तो गाइस इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।